नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊं। हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी यानी जनता तक जो सूचना की पहुंच है उसको रोकने की प्रक्रिया और रक्षा उपाय नियम 2009 के बारे में बात करेंगे, और बीच बीच में जो है कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ठीक, और बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पे। ठीक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा कि YouTube चैनल 4 PM का जो है वो ब्लॉकिंग ऑर्डर वापस ले लिया गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो एक लेटेस्ट न्यूज जो है इसके बारे में आई, और ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे नोटिस वगैरह जारी किया था। तो केंद्र सरकार ने YouTube चैनल जो है 4 PM, ठीक, YouTube चैनल का नाम है 4 PM, उसको ब्लॉक करने का जो ऑर्डर दिया था उसे वापस ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस चैनल को ब्लॉक क्यों किया गया था, तो जवाब है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी जनता तक सूचना की पहुंच रोकने की प्रक्रिया और रक्षा उपाय नियम 2009 के तहत इसी नियम का इस्तेमाल करके इस चैनल को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब ये ऑर्डर जो है वापस ले लिया गया है। तो आज हम इसी नियम के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, देखिए, अब है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 है क्या। ठीक, तो मेन मुद्दे पर ये सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो है वो है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये वो रूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके सरकार इंटरनेट पर मौजूद किसी भी ऐसी जानकारी को ब्लॉक कर सकती है जो उन्हें ठीक नहीं लगती या जिससे देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। इस नियम में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनकी वजह से ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है। चलिए, इसके लिए कुछ जो खास नियम है उसको समझते हैं। ठीक है, इस एक्ट के, इस अधिनियम के। ठीक है, तो इस नियम के जो खास नियम है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, देखिए, इस नियम का सबसे गर्मा गर्म जो पार्ट है वो नियम 9 है। ठीक, मतलब नियम के अंदर जो नियम 9 है ना, वो बहुत ही हॉट टॉपिक है। अभी एकदम याद रखिएगा इसको, एकदम आप लोग जो है अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा जो कहने जा रहा हूं। ठीक, तो ये नियम 9 जो है वो कहता क्या है? ये कहता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में सरकार किसी भी सूचना को तुरंत ब्लॉक कर सकती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस नियम के तहत जिस कंटेंट को ब्लॉक किया जा रहा है उसे बनाने वाले को अपनी बात रखने का या सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब सरकार को लगा कि ये कंटेंट गड़बड़ है तो गड़बड़ है, मतलब इसको हटाओ, इसको ब्लॉक करो, और तुरंत उसको जो है ब्लॉक कर दिया जाता है बिना ये सुने कि कंटेंट बनाने वाला क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब सरकार को लग गया तो अपनी मनमानी कर देंगे। दूसरा जो हॉट नियम है वो है नियम 16। ठीक, 16 ये नियम भी बहुत मतलब रहा न्यूज में एकदम हॉट टॉपिक की तरह, तो इस नियम को भी अच्छे से सुनिए। देखिए, ये नियम कहता है कि जितने भी रिक्वेस्ट, शिकायतें और जो भी कार्रवाई की गई है उसकी सख्त गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। मतलब सरकार ने किस कंटेंट को ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया है और क्यों दिया है, ये सब जानकारी आसानी से पब्लिक में नहीं जाएगी। समझ गए? तो ये दो नियम हैं, ये दो बातें हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे उठता है बड़ा सवाल कि क्या ये नियम जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते? कुछ लोगों का तर्क है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 में ये जो नियम है 9 और 16, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है, 19(1)(a), इसका क्या करते हैं? हनन करते हैं, उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 1A हमें देता क्या है? तो ये हमें देता है कि हम अपना मतलब बोल सके, दूसरा कि हम कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो वो अभिव्यक्त कर सके। ये हमारा मतलब इन दोनों की, बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पास इस आर्टिकल के तहत, इस अनुच्छेद के तहत, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, मतलब हमें अपनी बात कहने और एक्सप्रेस करने की आजादी है। किससे? संविधान से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि संविधान का अनुच्छेद 2 एक बात और कहता है। अब देखिए, अनुच्छेद 1 जो है उसका एक क्या कहता है कि हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वही 19(2) क्या कहता है?
ठीक है, संविधान का ही। वो कहता है कि सरकार देश की सुरक्षा और कुछ दूसरी जरूरी वजहों से इस मौलिक अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब आपकी आजादी पूरी तरह से खुली नहीं है, कुछ मामलों में सरकार उस पर रोक लगा सकती है, लेकिन वो रोक उचित होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बेसिकली बात ये है। तो ये था 4 PM को लेके, ठीक है, यूट्यूब चैनल, और इस पे जो है बहुत सारा विवाद हुआ। ठीक, विवाद होने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, और नोटिस जब जारी किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका जो ब्लॉक करने का, बैन करने का जो आदेश था उसको वापस ले लिया। बेसिकली ये है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आर्टिकल 19 है, इसका नियम, इस अधिनियम का नियम जो है वो है 9 और 16। इसको आप याद रखिएगा कि क्या क्या है जो मैंने बोला है, पीछे जाके जरूर सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है तो पूछ सकता है, ये हॉट टॉपिक हो जाता है। और 19(2) के बारे में भी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक, जिसको NABFID कहते हैं, NABFID। अब थोड़ा टॉपिक बदलते हैं, बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक NABFID, हाल ही में NABFID ने हांगकांग में इन्वेस्टर से मुलाकात की ताकि वो अपना पहला ऑफ शोर बॉन्ड जारी कर सके। ये एक तरह की अनौपचारिक बातचीत थी, अभी कोई डील जो है वो साइन नहीं हुई है। अब NABFID के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, NABFID है क्या? देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2021 में सांसद द्वारा, मतलब जो संसद में सांसदों द्वारा जो है वो पारित किया गया एक एक्ट है, उसके तहत हुआ था। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? इसका ये उद्देश्य है कि ये एक स्पेशल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इसका मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की कमी को पूरा करना, और इंडिया में बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट को मजबूत बनाना। ठीक है, अब रेगुलेशन क्या है? इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको भी RBI ही रेगुलेट करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है। ठीक, समझ गए आप? तो बेसिकली इसके बारे में ये है NABFID के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा IWAD, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग, जिसको इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जो मेजर नेशनल वाटरवेज हैं उसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आप पहला वाटरवेज देख सकते हैं, गंगा में है 1620 किलोमीटर लंबा, और ब्रह्मपुत्रा में 891 किलोमीटर लंबा, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, ये नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है और ये सेकेंड है, और यहाँ आप 3 दे सकते हैं। वेस्ट कोस्टल कैनल में है, ये 205 किलोमीटर, वहीं 4 भी जो आप देख सकते हैं 1078 किलोमीटर। ठीक, और ये वाला वो पार्ट है, और वहीं नेशनल वाटर आप 5 भी देख सकते हैं, वो ये वाला पार्ट है उड़ीसा और बंगाल को लेकर। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर है? ये 598 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें उड़ीसा वेस्ट बंगाल है, इसमें पुदुचेरी तमिलनाडु है, इसमें जो केरला है, और यहाँ अगर आप देखें तो ये असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये तीनों को सर्व करता है। ये यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को सर्व करता है। तो बेसिकली आप इसको देख लेंगे, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। ठीक है, और इसको अच्छे से आप लोग जो है स्टडी कर लेंगे। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं। देखिए, पानी के रास्ते चलते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है IWAI ने श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर अपना नया ऑफिस खोला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली के ऊपर यहाँ कहीं, ठीक, नया ऑफिस खोला है। इसका मकसद क्या है? जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल वाटरवेज पर नदी परिवहन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इसका मकसद है। ये 3 वाटरवेज कौन से होंगे? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 26 होगा चिनाव नदी के ऊपर। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 49 होगा झेलम नदी के ऊपर, राष्ट्रीय जलमार्ग 84 होगा। ठीक, याद रखिएगा NW, याद रखिएगा 26 किस पे? चिनाव नदी पे, याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, भूल गए तो फिर तो हो गया। फिर नेशनल वाटरवेज 49 झेलम नदी पर। ठीक है, झेलम पर, और वही नेशनल वाटरवेज जो 84 है वो रावी नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो हम लोग जानते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये एक कानूनी संस्था है जिसे 1986 के एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक,
1986 के एक्ट के तहत बनाया गया। ये केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंडर काम करता है। इसका मेन काम है नेशनल वाटरवेज पर अंतरदेशीय जल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मेंटेन करना और रेगुलेट करना। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेसिकली इसके बारे में, जो भी जानकारी आपको दी है वो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट। ग्रीड का रिपोर्ट आया है 2025 का, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये एक सीरियस टॉपिक है, ठीक है। ये आंतरिक विस्थापन को लेकर है। हाल ही में आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र, जिसको IDMC कहते हैं, ने ग्रीड 2025 रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। आंतरिक विस्थापन का मतलब होता है जब लोग किसी वजह से अपने ही देश के अंदर अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इसको आंतरिक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। समझ गए? तो इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2024 के एंड तक दुनिया में 83.4 मिलियन लोग, ठीक है, मिलियन लोग जो है आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे। इनमें से ज्यादातर संघर्ष और हिंसा की वजह से, कुछ आपदाओं की वजह से भी हुए थे। पूरी दुनिया में आपदा से होने वाले विस्थापन का 25%, ठीक है, कितना 25% जो है अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा विस्थापन कहाँ हुआ है? USA में। भारत में भी संघर्ष और हिंसा के कारण जो है वो 1700 और आपदाओं के कारण जो है 5.4 मिलियन लोग जो है आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, ठीक। तो बेसिकली जानकारी ये है और इसको आप याद रखिएगा, जो भी मैंने बोला है। भारत में कितना है, सबसे ज्यादा दुनिया में क्या है, और रिपोर्ट का जो मुख्य बिंदु है उसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता हुआ है GATT 1994 के तहत, और रक्षा उपाय पर भी समझौता हुआ है, ठीक है, AOS इसको कहते हैं, ठीक। अब इस पे बात करते हैं। ये थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड की बात है, ठीक। इंडिया ने कहा है कि USA ने हाल ही में जो भी टैरिफ से जुड़े कदम उठाए हैं वो प्रशुल्क और व्यापार सामान्य समझौता, जिसको GATT कहते हैं, 1994 का जो अग्रीमेंट है, और रक्षा उपाय समझौता AOS के नियमों के मुताबिक नहीं है, ठीक है। जो इंडिया ने इस पे मतलब आपत्ति जताई है, जो भी USA ने टैरिफ को लेके कदम उठाए हैं। तो GATT के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये देशों के बीच में, जितने भी देश हैं जो सदस्य देश हैं, उसके बीच में समझौता है, जिसका मकसद है कि वस्तुओं के व्यापार में भेदभाव को खत्म करना और टैरिफ और दूसरी व्यापार बाधाओं को भी कम करना। AOS के बारे में भी जान लेते हैं। ये समझौता GATT 1994 के आर्टिकल कितना, मतलब आर्टिकल बोले तो 22 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत, सॉरी, आर्टिकल 21 के तहत रक्षा उपायों के इस्तेमाल के नियमों को तय करता है, ठीक। अब इसमें क्या है कि रक्षा उपाय वो इमरजेंसी कदम है जो तब उठाए जाते हैं जब किसी खास प्रोडक्ट का इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, उससे उस देश की घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा होता है या होने का खतरा होता है, तो इस पे जो है ये कदम उठाया जाता है, ठीक। तो बेसिकली आप समझ गए, ठीक। दोनों के बारे में मैंने बता दिया, और GATT क्या है, AOS क्या है, इसके मेन पॉइंट्स को जो है मैंने बता दिया है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा BB84 प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, देखिए ये एक सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक। ये BB84 जो है एक प्रोटोकॉल है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जो होता है, उसने क्या किया है कि ड्रेन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इस सिस्टम के डेवलपमेंट में डिकॉय बेस्ड BB84 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। अब ये होता क्या है, ठीक है, मतलब ड्रोन बेस्ड क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक, इसको जानते हैं। देखिए QKD इसको कहते हैं शॉर्ट में। तो QKD की एकदम सिक्योरिटी इंश्योर करती है, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये ट्रेडिशनल क्रिप्टो सिस्टम की तरह सिर्फ मैथमेटिकल एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, ठीक। BB84 प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। ये पहला क्वांटम क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल है। इसे 1984 में चार्ल्स बेनेट और गाइल्स ब्रास्ट ने प्रपोज किया था। इसमें फोटॉन्स के पोलराइजेशन स्टेट्स का इस्तेमाल करके दो यूजर्स के बीच सिक्योर बिट स्ट्रिंग बनाई जाती है, ठीक।
तो बेसिकली BB4 प्रोटोकॉल ये है, इसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा श्राप चू। ठीक, या श्राप चू कहते हैं इसको। ठीक, देखिए पहाड़ों की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्पीति वैली में श्राप चू कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई किया है। ये इंडिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है। ठीक, देखिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, श्राप चू के बारे में। ये ऊनम नदी और चरप नाला के संगम का एरिया है। इसके नॉर्थ में लद्दाख है। ठीक है, नॉर्थ साइड देखेंगे तो लद्दाख है। ईस्ट में जो है वो किब्बर है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। साउथ में अगर हम देखेंगे इसके तो वो कब्जी मां नाला और वेस्ट चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, और यहाँ स्नो लिपर्ड जैसे जिसको पहाड़ी भूत कहते हैं वो पाया जाता है, और इसके अलावा तिब्बती भेड़िया पाया जाता है, और उसके अलावा जो है नीली भेड़ पाई जाती है। हिमालय आइबेक्स क्यांग यानी जंगली गधा भी यहाँ पाया जाता है। तिब्बती अर्गली जैसी कई दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। यहाँ रोज जो है फिंच और तिब्बती रेवन जैसे दुर्लभ पक्षी भी मिलते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ जाएं तो इस तरह के पक्षी आपको दिखेंगे। ठीक है, बेसिकली मैंने लोकेशन यहाँ पे दिखा दिया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइडल डिसरप्शन इवेंट, TDE जिसको कहते हैं। देखिए अब ब्रह्मांड में चलते हैं हम लोग। ठीक, 600 मिलियन लाइट ईयर्स दूर देखी गई एक घटना है AT2024 TVD। अब तक कैप्चर की गई पहली ऑफसेट TDE है। ठीक, TDE के बारे में जान लेते हैं। ये एक विनाशकारी खगोलीय घटना होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जिसमें एक विशाल ब्लैक होल किसी तारे को निगल लेता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ब्लैक होल है वो तारे को निगल लेता है। इससे बहुत तेजी से रेडिएशन जो है निकलती है। ऐसा तब होता है जब कोई तारा जो है वो ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो तारे को तोड़कर गैस की स्ट्रीम में बदल देता है। इस स्ट्रीम का पिछला हिस्सा जो है वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है, और जबकि अगला हिस्सा जो है वो घूमकर ब्लैक होल के चारों ओर एक घेरा बना लेता है। ठीक, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो TDE है वो यही है। ठीक, समझ गए आप? मतलब किसी भी ब्लैक होल के द्वारा तारे को निगलना जो है ऐसा एक इवेंट होता है, इसी को TDE कहते हैं, टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है कितनी दूर, यहाँ से 600 मिलियन लाइट ईयर्स दूर, और इस घटना का नाम दिया गया है AT2024 TVD, और अब तक की गई पहली ऑफसेट TDE है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फखरुद्दीन अली अहमद 1905 से 1977। ये हमारे फॉर्मर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, 5वें थे शायद। ठीक, और फखरुद्दीन अली अहमद इनका नाम है। ये 13 मई 1905 को इनका जन्म हुआ था। 11 फरवरी जब ये प्रेसिडेंट थे तभी इनका देहांत भी हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए हाल ही में राष्ट्रपति जी ने जो उनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, इसीलिए जो है ये न्यूज में है। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में, वो एक जाने माने जो वकील थे, राजनेता थे, भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। 1974 से 1977 जब अपनी मृत्यु तक जो है इन्होंने सर्व किया था। ठीक, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे। ठीक है, यानी अहिंसा के पुजारी थे। स्वतंत्रता के बाद वो राज्यसभा और लोकसभा के चुने मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चुने गए। ठीक है, उन्होंने खाद्य व कृषि, सहकारिता, शिक्षा जैसे कई मंत्रालयों में काम किया। ठीक है, उसका कार्यभार संभाला। राष्ट्रपति के तौर पर वो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की सलाह पर इमरजेंसी की घोषणा के फैसले के लिए जाने जाते हैं। उनके मुख्य मूल्य थे देशभक्ति, नेतृत्व, समर्पण और संविधानवाद। ठीक, तो इनको याद किया गया है इनकी जयंती के ऊपर। ठीक है, हमारी जो अभी राष्ट्रपति है, ठीक है, मतलब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने याद किया। ठीक है, श्रद्धांजलि दी, इसलिए ये न्यूज में बने रहे। ठीक है, मतलब न्यूज में आ गया। तो ये था इनके बारे में संक्षेप डिस्कशन। ठीक है, और डिटेल में जानने की उतनी
ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर ज़रूरत होती तो मैं ज़रूर इस पर डिस्कस करता। तो आज हमने सूचना प्रौद्योगिकी नियम से लेकर ब्लैक होल तक कई अलग अलग जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की। उम्मीद है आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा यार, भूलिएगा मत प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, अब सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।